हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो हम लोग जैसा कि घटना चक्र कर रहे हैं और घटना चक्र में जितने भी टॉपिक वाइज है, चाहे वो आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीति काल हो, आधुनिक काल हो, जितने भी गद्य विधाएँ हैं, कहानी, उपन्यास और व्याकरण, छंद जितने भी हैं हम लोग सारे करने वाले हैं। और एग्ज़ाम तक पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रश्न हैं हम लोग कर डालें। और जैसा कि कल बहुत बड़ा ही न्यूज मिला है बिहार सरकार के द्वारा कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी द्वारा, वो नोटिफिकेशन उसका आउट हो चुका है। हालांकि उसमें डेट एक्सचेंज होने का कुछ संभावना है, पर जैसा कि देखा जा रहा है कि बिहार सरकार कितनी जल्दी एग्ज़ाम ले रही है और रिज़ल्ट भी दे रही है। तो अगर इस नतीजे से देखें हम लोग, तो हो सकता है कि उसी डेट को फाइनल डेट कर दिया जाए, जो कि आपका 3 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप का डेट दिया है, 14 तक ही है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और आपका जो दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होना है, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। और साथ ही एग्ज़ाम में पूरी तरह से जी जान लगाना है, क्योंकि ये स्वर्णिम अवसर है दोस्तों, ये फिर नहीं मिलने वाला है। तो आप जुड़े मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे हम घटना चक्र से जो सीरीज करते हैं, टॉपिक वाइज करते हैं और यहाँ पे एमसीक्यू भी करते हैं। तो साथ ही साथ आपका 2 चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, चाहे वो आपका पूछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो हिंदी साहित्य से, या फिर आपका एमसीक्यू हो महत्वपूर्ण। तो ये आगामी एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यूजीसी नेट का भी डेट एक्सचेंज हुआ है फॉर्म फिलअप का, तो 2 दिन आगे बढ़ा है, ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है। तो इसका भी एग्ज़ाम दिसंबर तक हो जाना है। तो आप अच्छे से तैयारी करें और जुड़े मेरे साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों तक जो हिंदी क्षेत्र से हैं और पीजीटी, टीजीटी या फिर यूजीसी नेट या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं हिंदी क्षेत्र से, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक वाइज हम लोग देख रहे हैं। और जितने भी मैं कराई हूँ एमसीक्यू, चाहे वो 500 सीरीज हो, 1000 सीरीज हो, तो अगर आप नहीं देखे हैं या फिर कंटेंट का वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लें। मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी उसका बना दिया है, तो आप ज़रूर से देखें। तो चलिए, हम लोग भक्ति काल तक पूरे कंप्लीट कर लिए। भक्ति काल, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत या फिर सूफी का जितने भी हैं सारे क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ज़रूर से देख लें। और आज जो हम देखने वाले हैं वो रीति काल के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। रीति काल में रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त धाराओं को देखने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, तो हम लोग सारे देखने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है और यहाँ से आपका कोई प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ। क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर ये आप अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि रीति काल के अंदर आपका क्वेश्चन छूटने वाला है। आप इसे अच्छे से करें। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आज का है वो क्या है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से रीति काल कवि कौन है। तो रीति काल के कवियों को देखना है। तो देखिए, यहाँ पे आपका बिहारी, मतीराम और घनानंद और भूषण है। बाकी जो ए और सी और डी है, ये भिन्न भिन्न रचनाकार दिए हैं। तो इस तरह आपका ऑप्शन जो है बी राइट होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर इत्यादि जो हैं ये रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार कर्म आपको बताना है। तो यहाँ सबसे पहले रहीम आएंगे, फिर घनानंद आएंगे, फिर रसलीन आएंगे और फिर ठाकुर आएंगे। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन है बी राइट होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। रहीम अब्दुल खान खाना जो हैं, खान खाना इनका वास्तविक नाम है, पूरा नाम है। और इनका जन्म जो हुआ है 17 दिसंबर 1556 ईस्वी लाहौर में हुआ है। रहीम के पिता का नाम बैरम खान था तथा माता का नाम सुल्ताना था। रीतिकाल के मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद जी 1673 ईस्वी में इनका जन्म। हालांकि कहीं कहीं
1686 ही मिल जाता है, तो ध्यान में रखना आपको डेट में। और ये बुलंदशहर के एक कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली के बादशाह मुंशी मीर मुंशी थे ये, और 1760 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। रसलीन का पूरा नाम क्या है? तो सैयद गुलाब नबी है इनका पूरा नाम रसलीन का। रसलीन उपनाम से कविता ये लिखते थे। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर था। रसलीन का जन्म जो है ये 1689, देखिए 1689 में घनानंद का भी जन्म कहीं कहीं बताया गया है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि हर बुक में हर तरह से जन्म तिथि में थोड़ा सा डिफरेंट तो देखा ही जाता है। इनकी मृत्यु 1750 ईस्वी में हुई है। ठाकुर का पूरा नाम लाला ठाकुर दास था। इनका जन्म 1766 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। इनके पिता का नाम गुलाब राय था, और जन्म काल के अनुसार कर्म अनुसार भी, जो कि अभी बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आपको जन्म कर्म से करना है तो आप शुक्ल जी के बुक से जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं आप वहाँ से उनको जन्म से कर सकते हैं, या मैं एक स्पेशल जो रीतिकाल जो कर्म वाइज जितने भी कवि हैं मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बना दूँ तो आप ज़रूर से कमेंट करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति, यहाँ पे प्रवृत्ति देखिए पूछ ली गई है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रवृत्ति यहाँ पे फलित हुई थी ये थी नाय का भेद और श्रृंगार रस विवेचन यानी कि वर्णन का। तो रीतिकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतिराम, तोष, रसलीन प्रभृति अनेक कवियों ने किया है। इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद एवं श्रृंगार विवेचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रीतिकाल के विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता यहाँ पे आपको गलत बताना है। तो रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, ये तो थी। रीतिकाल की प्रमुख भाषा वज्र भाषा है, ये भी सही है। रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बनत्व रूप में वर्णन किया है, नहीं किया गया है, छायावाद का यहाँ विशेषता दिया गया है। और रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, तो आपका सी ऑप्शन ये नहीं होगा, गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे वही दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो ये वज्र भाषा रही है, ठीक है, ध्यान रखना है, वज्र भाषा रही है। देखिए यहाँ पे एक पंक्ति भी मशहूर है, वज्र भाषा हेतु वज्रवास ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानो। तो ये भिखारी दास की महत्वपूर्ण पंक्ति है, और मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ये पंक्ति पूछी गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है। तो प्रिय छंद क्या था? तो ये सवैया था, ठीक है, सवैया छंद था जो रीतिकालीन कवि की प्रिय छंद रही है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो ये चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। और डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है? तो केशवदास को माना है। तो ये दो डिफरेंट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव को माना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक केशव दास को माना है। चिंतामणि से रीतिकाल को चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। तो ये जब हम भारतीय काव्य शास्त्र देखेंगे तो उसमें ये महत्वपूर्ण जितने भी कोटेशन हैं हम लोग कर लेंगे साथ साथ, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और चिंतामणि त्रिपाठी की जो प्रमुख रचना है वो देख लेते हैं। 1700 के कुछ आगे पीछे देखिए, काव्य विवेक है, कवि कल्पतरु है,
काव्य प्रकाश ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। तो ये 3 रचना आपको ध्यान में रखना है, काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश। ये तीनों रचनाएं पूछी जाती है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीतिकाल का समय था, तो ये 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, और ये जो समय है ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दी गई है। अर्थात देख लेते हैं ईस्वी 1643 से 1843 बीच तक रीतिकाल का समय रहा है। और गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर राम रतन भटनागर, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे आदि रीतिकाल का जो आरंभ मानते हैं वो 1600 ईस्वी से मानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है, तो ये रीतिकाल कहा है। और इनका जो टाइम पीरियड देखिए आप 1643 से 1843 ईस्वी, वही है, सेम इट इज। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। काफ़ी पूछी गई क्वेश्चन है, इस बार भी पीजीटी में पूछी गई थी, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए ये पीजीटी में ही पूछी गई है 2003 में, और फिर अभी 23 में बिहार में जो भी हुआ था हाल ही में एग्जाम, तो ये पूछी गई है। तो ये विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। चलिए यहाँ देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होगा। रीतिकाल का नाम देखिए, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा है, तथा आदि काल को जय काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राजनाथ शर्मा तथा डॉक्टर जय किशन प्रसाद खंडेवाल ने प्रवृत्ति की दृष्टि में श्रृंगार काल कहा है। तो बाकियों ने भी श्रृंगार काल कहा है, लेकिन फेमस यानी कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इन्हीं याद रखना है आपको। अगला है कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल, देखिए वही ए टू जेड क्वेश्चन है, तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होंगे। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को कला काल किसने कहा है, तो ये डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, तो ये मिश्र बंधुओं ने कहा है। और आदि काल को प्रारंभिक काल कहा है। तो जितने भी काल हैं अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। कितनी बार रिपीट किया गया है, देखिए रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आप सिर्फ ये वीडियो ही देख लेते हैं तो जितनी बार क्वेश्चन पूछा गया आपके जहन में वो बैठ जाएगा, और क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन को कई बार यहाँ पे रिपीट होते हम लोग देखते हैं, तो ऐसे ही याद हो जाएगा आप लोगों को। जो जन अच्छे से ये वीडियो देखेंगे और जो जन स्किप करते जाएंगे और नहीं देखेंगे और देखेंगे ही नहीं अच्छे से मन से, तो उनका तो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो अच्छे से मन से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो उनके लिए तो मैं बता सकती हूँ कि उनको कहीं कोई कठिनाई नहीं होने वाली एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप अच्छे से देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है, तो वो थे डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल थे। तो आदिकाल को इन्होंने जय काल कहा और रीतिकाल को कला काल कहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, चलिए ये देख लेते हैं। ये तो उतना नहीं है। देखिए रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, और जहाँ जस चंद्रिका, नक्शिक, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, ये सारे किसके हैं, तो विद्यापति के यहाँ दिए गए हैं, नहीं केशव दास के हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अन्य तथ्य।
रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ हैं जिनमें क्रमशः 9 रस अलंकार छंदों का निरूपण किया गया है। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन बावनी वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका आश्रयदाताओं की प्रशस्ति विषयक है। ठीक है। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नखशिख में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में 16 प्रकाश हैं और विज्ञान गीता वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य हैं, जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा नखशिख जो है ये मुक्तक काव्य हैं। तो ध्यान रखना है केशवदास की कौन सी रचना प्रबंध काव्य है और कौन सी मुक्तक काव्य पूछी जा सकती है। आगे है कि रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। तो रामचंद्रिका एक रात में इन्होंने लिख डाला था तुलसीदास को देखकर, तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो ये केशव है। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? केशवदास की है। हिंदी की रस रीति परंपरा के प्रस्थान ग्रंथ हैं, तो ये रसिक प्रिया जो कि केशवदास के हैं। विज्ञान गीता के लेखक कौन है? तो ये केशवदास हैं। विज्ञान गीता की रचना किसने की है? तो केशवदास ने की है। विज्ञान गीता किसकी है? तो ये केशवदास की कृति है। जहांगीर जसचंद्रिका किसकी है? तो आचार्य केशवदास की है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? देखिए पूछा गया है। तो रामचंद्रिका है, विज्ञान गीता है, कवि प्रिया है, भाषा भूषण भूषण की है, इनकी नहीं है। तो भाषा भूषण जो है चंद्रलोक शैली में लिखा हुआ 212 दोहों का ग्रंथ है, जिसे 5 प्रकाशों में विभक्त कर प्रस्तुत किया है। तो भूषण जसवंत सिंह का ये ग्रंथ है। भाषा भूषण किसकी है? तो जसवंत सिंह का ग्रंथ है। ये अलंकार विषय ग्रंथ है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से शुरू हो गया आपका। चलिए, तो हम लोग रीतिबद्ध देख रहे हैं। ठीक है, रीतिबद्ध यहाँ से शुरू हुआ है। तो किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो ये रामचंद्रिका जो कि केशवदास का है, और यहाँ से ये हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन तुम लोग कर लिए। अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये सारे रीतिबद्ध के अंतर्गत आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, तो ये हो गया। ठीक है, भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास, तो यह कथन किसके हैं? तो ये केशवदास के कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केशवदास से ये कथन है। ठीक है, केशवदास की है। अगला है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी शबरन सुरस सरस सुवर्त भूषण बिनु न बिराजहि कविता बनीता मित। तो यहाँ भूषण है तो कई लोग भूषण लगा कर आ जाएंगे, लेकिन ये केशवदास की रचना है और पूछी गई है इस बार भी। अगला है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सेम क्वेश्चन है, तो ये केशवदास की है। देखिए उसके आधे से उठा लिया है कि भूषण बिनु न बिराजहि कविता बनीता मित। तो ये भूषण देखकर कई लोग यहाँ पे भूषण या कुछ भी लगा देते हैं, तो ये जो है केशवदास की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन से हैं? तो ये काव्य प्रकाश नहीं है, काव्य निर्णय और रस सारांश। तो यहाँ पे सबको बोनस अंक मिले होंगे क्योंकि ये दोनों रचना इनकी है और काव्य प्रकाश चिंतामणि की है। तो यहाँ वही है। चलिए देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं खुद करा दूंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? तो यहाँ नहीं पूछी गई है, तो भाषा भूषण जसवंत सिंह की है। बाकी रस सारांश, श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय ये सभी भिखारीदास की रचनाएं हैं। इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि हैं? तो ये भिखारीदास हैं। बाकी घनानंद ठाकुर
ये सारे जो हैं मुक्तक काव्य के हैं। और गोविंद स्वामी जो हमने कल ही देखा था कि ये कहाँ के, तो अष्टछाप के प्रमुख कवि थे ये। अगला देख लेते हैं कि शतरंज सती का कृति के रचनाकार कौन है। तो देखिए एक नया कृति आपको यहाँ मिल गई है, तो शायद आपको ध्यान नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एक नया कृति है, पूछी जा सकती है। शतरंज सती का कृति के लेखक कौन है, तो ये भिखारी दास है। ठीक है, देखिए पूछी गई है। अगला है कि भिखारी दास की रचना है, तो ये काव्य निर्णय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये देख लेते हैं। रीतिबद्ध धारा के कवियों में लक्षण ग्रंथों की रचना की, बिल्कुल सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, सही है। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ये गलत है आपका, क्योंकि ये जो है रीतिबद्ध में आते हैं केशव जी। तो यहाँ पे वही दिया गया, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी। तो ये सोलंकी राजा रुद्र थे जिन्होंने उन्हें भूषण की उपाधि दी है। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ है भूषण जो थे 1627 से 1680 के बीच थे। और महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे हैं ये। ठीक है, इनके छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने का भी उल्लेख मिलता है। ये रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक नामक 3 ग्रंथ इनके लिखे 6 ग्रंथों में से उपलब्ध हैं। तो ये महत्वपूर्ण रचना है। और राजा जो सोलंकी हैं रुद्र सोलंकी, इन्हें भूषण की उपाधि दी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है, तो ये भूषण है। शिवा बावनी के रचयिता कौन है, तो ये भूषण है। रीति काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है, तो भूषण ने वीर रस में कविताएं लिखी है। अगला है कि रीति काल को कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध रहा, तो ये भूषण ही थे। अगला क्वेश्चन है कि भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे, तो ये छत्रसाल सोलंकी थे। अगला है कि भूषण रीति काल की किस काव्य धारा के कवि हैं, तो ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। भूषण का वास्तविक नाम क्या है, तो घनश्याम नाम है उनका वास्तविक नाम। महाकवि भूषण की रचना है, तो ये छत्रसाल दशक है। बाकी बाद ये जो है ये रेणुका चिदम्बरा दीपशिखा, ये छायावादी आपका काव्य यहाँ पे दे दिया गया है। अगला है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है, तो यहाँ अलंकार का विवेचन मिलता है। और चलिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं। शिवराज भूषण में भूषण ने 105 अलंकार यहाँ पे इन्होंने दिया है, 105 अलंकार इसमें है। और ये एक अलंकार ग्रंथ है। कुछ अलंकारों जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, अतिशयोक्ति एवं आपुहोति के भेदों की इन्होंने पूरा यहाँ पे ध्यान रखा है। तो 105 अलंकार है किसमें, शिवराज भूषण में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण कौन सा ग्रंथ है, तो शिवराज भूषण, जिसमें 105 अलंकार सम्मिलित है। अगला है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है, तो ये भूषण को कहा है, भूषण को कहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। चलिए गंग कवि का जन्म स्थान है, तो ये इटावा है, एमपी नहीं यूपी में आएगा इटावा ना। चलिए अगला है कि गंग रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि थे। ये इटावा जिले के एकनार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम जो था गंगाधर था। गंग के मुख्य ग्रंथ है गंगा पदावली, गंग पचीसी तथा गंग रत्नावली। गंग जाति के ब्राह्मण थे तथा अकबर के दरबारी कवि थे। तो ये ध्यान में रखना आपको
इसके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह तथा टोडरमल के भी प्रिय थे, यानी दोस्त, सहपाठी ऐसे रह चुके हैं, बंधु। कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोप भाजन के शिकार हुए और उसने इन्हें हाथी से कुचलवाकर मार डाला था। भिखारी जी ने इनके विषय में कहा है कि तुलसी गंग दो भय शुकविन के सरदार। तो ये पंक्ति काफ़ी फेमस है। ये भिखारी जी ने किसे संबोधित किया है? तो ये गंग कवि को संबोधित किया है। तुलसी गंग दो भय शुकविन के सरदार, देखिए उक्ति पूछी गई है, तो ये भिखारी दास की है। गंग कवि को संबोधित किया है इस उक्ति के कारण। नैन नचाए कहूँ मुस्काए लला फिर आयहूँ खेलन होरी। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पद्माकर जी की पंक्ति है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है। बाकी देख लेते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना जो है इनकी गंगा लहरी है और जगत विनोद इनकी प्रसिद्ध रचना है और रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पद्माकर का जो जन्म है ये 1800 संवत यहाँ दिया गया है, संवत 1880 बांदा में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहन लाल भट्ट था। पद्माकर को रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली है इनको। और पद्माकर जी कानपुर गंगा तट चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 साल पूरे किए, जो कि वहीं पर इन्होंने गंगा लहरी की रचना भी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर आए हूँ खेलन होरी। तो ये पद्माकर की है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा लहरी, तो ये भी पद्माकर की, अभी जैसे कि देखा हमने। तो यहाँ पे कुछ और रचना है, देख लीजिए। हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, ये इम्पोर्टेंट है। प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप शाही विरुदावली, कली पचीसी आदि इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी मौलिक जो ग्रंथ है वो पद्माभरण और जगत विनोद ही है, जो रीति ग्रंथ के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाती है। अगला है कि प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये पद्माकर हैं। अगला क्वेश्चन है कि पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो ये पद्माभरण है, ध्यान में रखना है। ये 1810 ईस्वी की रचना है और जगत विनोद की रचना 1803 और 1821 ईस्वी के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रय में इन्होंने उनकी आज्ञा से किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है कि काव्य रसायन किसकी रचना है? तो ये देव की रचना है। चलिए देव के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। देव कवि का जन्म 1673 ईस्वी इटावा जिले के, यहाँ भी देखिए इटावा, और किसका हुआ था? तो गंग कवि का, तो ये दोनों को रिलेट करके आपको ध्यान में रखना है। इटावा जिले के धौसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों तथा रईसों, ये जो कवि हैं देव, ये ऐसे कवि हैं जो बहुत से राजाओं के आश्रय में रहे, लेकिन कहीं भी इन्होंने अपना पैर नहीं जमाया। ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ये करते रहे कि कहीं इनको एक तरह से चैन नहीं मिला था, तो इनका यही हाल था, ठीक है। इनके प्रमुख थे आजम शाह, फफूंद रियासत के राजा कुशल सिंह सेठ, भोगीलाल, इटावा के निकटवर्ती इयोरिया खेरा के राजा उद्योग सिंह, दिल्ली के रईस पतिराम के पुत्र सुजान मणि, पिहानी के अधिपति अली अकबर खां। तो देख सकते हैं कि कितने राजाओं के आश्रय में ये सबसे ज़्यादा रहे हैं। इनकी मृत्यु 1667 के लगभग हुई। देव की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुख सागर, तरंग, वृक्ष विलास, पावश विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25। तो नक्शिक, ये देखिए नक्शिक, ये इम्पोर्टेंट है और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
बाकी जितना भी अगर लास्ट में विलास आए तो ऐसे भी आप उसको समझ सकते हैं कि देव की है। सोमनाथ अथवा शशिनाथ ने रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास और कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विनोद और माधव विनोद नामक ग्रंथों की रचना की है। माना जाता है कि देव ने भाव विलास की रचना 16 वर्ष की अवस्था में की है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देव किस जिले से थे? तो ये इटावा से थे। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो ये देव है। यहाँ सुजान शब्द से आप घनानंद लगा के आ जाएंगे, जो नहीं जन्म पढ़े होंगे तो ऐसा भूल नहीं करना है, ये देव की रचना है। आगे है कि जाति विलास के रचयिता कौन है? तो ये देव हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? तो ये देव की रचना है। रीति सिद्ध कवि देव है, तो ये रसवादी कवि हैं, ठीक है। रीतिबद्ध है यहाँ, सॉरी, रीतिबद्ध कवि देव कैसे हैं? तो ये रसवादी कवि माने जाते हैं। अगला है क्वेश्चन, देव किस प्रकार के कवि हैं? तो ये रसवादी कवि हैं। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो ये देव की उक्ति है। अगला क्वेश्चन है, अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनाथ, जियत मरत झुकी झुकी परत, जिहि चितवत एक बार। तो ये प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन है? तो ये रसलीन है। कई बार पूछी गई है क्वेश्चन, तो रसलीन के बारे में देख लेते हैं। रसलीन रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, जिनका जन्म 1669 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के ऐतिहासिक गांव बिलग्राम में हुआ है। रसलीन का वास्तविक नाम था मीर गुलाम नबी। वे संस्कृत, ध्यान रखना आपको भाषा इनकी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, वज्र और अवधि के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के भी विद्वान हैं। तो देख सकते हैं ये सभी भाषाओं में बेहतर काम किए हैं ये। और कवियों की भांति इन्होंने अपने नाम के साथ रसलीन उपनाम जोड़ दिया। उस युग के प्रसिद्ध बिलगामी कवि मोहम्मद इनके बारे में कहते हैं कि मीर गुलाम नबी हुतो सकल गुणन को धाम, बहुरी धरियो रसलीन निज कवितई को नाम। तो ये कविता करने के लिए रसलीन नाम रखे हैं, ऐसा मोहम्मद कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मतीराम की भाषा क्या थी? तो ये साहित्यक वज्र भाषा थी, तो ध्यान में रखना है। और चलिए अब देख लेते हैं रीति मुक्त कवियों को। घनानंद रीति काल के किस काल के कवि हैं? तो ये रीति मुक्त काल के कवि हैं, रीति मुक्त धारा के कवि हैं। रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों, अब सुनिए कि रीति मुक्त धारा क्या थी। तो ये साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्य धारा को रीति काव्य का संज्ञा दिया गया है। रीति मुक्त काव्य का आंतरिक अनुभूतियों, भाव आवेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त कल्पना की प्रचुरता आदि इसकी विशेषताएं रही है। इस धारा के प्रमुख कवि कौन थे? तो घनानंद थे। इनकी काव्य शैली बड़ी भावनात्मक तथा मार्मिक है। इस धारा के कवियों की लगभग सारी विशेषताएं इनके काव्य में एक साथ प्राप्त हो जाती है। काव्य इस धारा के अन्य कवि जो हैं वो आलम है, ठाकुर हैं, बोधा हैं, द्विजदेव हैं। घनानंद का समस्त काव्य प्रेम का पीर का परम रूप धारण किया है। तो प्रेम का पीर आपको ध्यान रखना है। रीति काल को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। एक रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है, रीति सिद्ध है। रीति सिद्ध के प्रमुख कवि कौन थे? तो ये बिहारी लाल हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि चिंतामणि, मतीराम, देव भिखारी दास, आचार्य कुलपति मिश्र। तो देख लिया अभी हमने। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? तो ये रीति मुक्त के हैं। इनमें कौन सा कवि रीति मुक्त का नहीं है? तो ये देखिए बिहारी नहीं है, क्योंकि ये रीति सिद्ध के कवि हैं। बाकी घनानंद, बोधा, आलम ये रीति मुक्त के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त का नहीं है? तो ये केशव नहीं है, ये रीतिबद्ध के कवि हैं।
अगला है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका सा था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के संबंध में कहा है? तो ये घनानंद के संबंध में कहा, और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी में पूछी जा चुकी है इस बार ही, तो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हाँ चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी यशस्विनी स्रोत यशवर्तनी हो गई थी कि वे उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। उनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब वे उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम चलाकर उन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की। घनानंद जी इन विरले कवियों में हैं जो भाषा की वंजना बढ़ाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जितनी भी उक्तियां हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद के बारे में कही हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो ये घनानंद ही थे जो लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की तरफ मुड़े। किनके कारण? तो ये सुजान थी, इन्हीं के कारण। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था जो एक वेश्या थी। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की नित्य गायन विद्या में निपुण सुजान वेश्यों से घनानंद को प्रेम हो जाता है। घनानंद को सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविता में सर्वाधिक किया है। अगला है कि सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो ये घनानंद थे। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि हैं कौन? तो घनानंद है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है कि घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। घनानंद का जन्म 1689, देखिए यहाँ पे सही दिया है, वहाँ पे गलत दिया था, हुआ 1739 ईस्वी में। ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मरवाए गए थे। ये प्रेम की मस्ती विशेषतः वियोग श्रृंगार के ये प्रमुख कवि हैं। शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा एकदम, देखिए यही एकदम रिपीट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इस बार जो बीपीएससी टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम लिया गया है उसमें ये पूछा गया। नहीं, आपको नहीं विश्वास होता तो आप ज़रूर से क्वेश्चन देखें, और वो भी मैं करा ही दूँगी क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर से देख लें कि ये पूछा गया है एकदम। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, हर टॉपिक को कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका यहाँ से प्रश्न छूटने वाला है। तो आप जुड़े रहें मेरे साथ, बने रहें। चलिए अगला देख लेते हैं। शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 1.25 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सुजान सागर के लेखक कौन है? तो ये घनानंद है। चलिए देखते हैं। लोग है लागी कवित बनावत मोहे तो मेरे कवित बनावत, ये भी क्वेश्चन पूछी गई है, ये पंक्ति पूछी गई है टीजीटी में या पीजीटी में, किसी में पूछी गई है इस बार। तो आप देख सकते हैं ये घनानंद की पंक्ति है। तो यही है, लोग हैं लागी, तो यही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया कि लोग हैं लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, ये घनानंद की पंक्ति है। अति सुदेह स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक उस शया पर बांक नहीं, तो ये इसके लेखक कौन है? तो ये घनानंद की पंक्ति है।
अगला देख लेते हैं कि सखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानू है, ये पंक्ति किसकी है? तो ये ठाकुर की पंक्ति है। तो ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। कवित रत्नाकर के रचयिता हैं, तो ये सेनापति हैं। देख लेते हैं इनके बारे में। कवित रत्नाकर के रचनाकार हैं सेनापति। अभी तक इनकी यही कृति प्राप्त हुई है, तो ये प्रसिद्ध कृति इनको याद रखना है आपको। आप रख सकते हैं सेना क्या है? सेना जो है वो रत्न के समान है, ठीक है। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि सेनापति की जो कृति है कवित रत्नाकर, क्योंकि सेना जो है वो रत्न के समान है। इनकी दूसरी कृति है काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम, और ये उपलब्ध नहीं मानी जाती है, लेकिन ये पूछी जाती है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। कवित रत्नाकर के अंतर्गत सेनापति ने श्लेष अलंकार, श्रृंगार, षट ऋतु, रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है। कवित रत्नाकर में 5 तरंगे और 394 छंद हैं, तो ये भी ध्यान रखना ही। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन हो सकता है पूछ ले, कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो ये ब्रज भाषा में है, और जैसा कि बताया इसमें क्या क्या वर्णन है, ठीक है। तो देख लिए हम लोग। अगला है कि सुजान चरित के रचयिता कौन है? तो ये सूदन है। देखिए यहाँ पे सुजान, देखिए कहाँ पे आप, तो यहाँ घनानंद के काव्य में देखिए, लेकिन ये सुजान चरित किसने लिखा है? तो ये सूदन ने लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुजान, जिसमें भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के युद्धों का लंबा इसमें वर्णन है। तो यहाँ सुजान चरित देखकर आप घनानंद ना लगाइएगा, ध्यान में रखना है इसे। निम्न में से किस कवि ने शतशई की रचना नहीं की है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेनापति ने नहीं की है, बाकी मतीराम बिहारी वृंद ने की है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मतीराम द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई। देखिए सतसई की रचना इन्होंने की है। अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। विद्यापति की ख्याति का मूल आधार ही सतसई है, बिहारी सतसई। तो ये तो नायिका भेद है, रस भाव ध्वनि इत्यादि जितने भी भाव हैं सब इनमें विद्यमान हैं। वृंद की प्रमुख रचनाएं हैं 12 मासा, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक सतसई, और 12 मासा में 12 महीने का सुंदर वर्णन है। तो यहाँ पे जो जितने ये डेट दिए गए हैं ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी अगर आप रख सकते हैं तो रसराज के डेट को रखिए, ललित ललाम को रखिए, और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि रीतिकाल के ग्रंथों से डेट को नहीं पूछा जाता है कर्म वाइज उतना, ठीक है। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सिर्फ आप काव्य ग्रंथ को ही ध्यान में रखें, ठीक है। आगे है कि भाव पंचाशिका में श्रृंगार के विविध भावों का यहाँ पे अनुसरण किया गया जो सरस छंद में लिखे गए हैं। इन्होंने सुख सागर तरंग नाम का एक ग्रंथ पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित भी किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किसके आश्रय में रहकर कौन सी रचनाएं हुई है, ये पूछी जाती है, ठीक है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है, तो ये ललित ललाम है, ठीक है। और जगत दिनोद किसकी है? तो पद्माकर की है। रस चंद्रिका किसकी है? तो रस चंद्रिका किसकी है? तो देव की है शायद। और कृष्णायन ये द्वारका प्रसाद की है, ठीक है। चलिए अब रीति सिद्ध कवि के देखते हैं बारे में। रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, तो बिहारी प्रसिद्ध कवि रहे हैं। रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। रीति सिद्ध उन कवियों को कहा गया है जिनका काव्य के शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध था, तथापि वे लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े, परंतु काव्य शास्त्र का पूरा यहाँ पे उन्होंने ध्यान रखा है। रीतिकालीन काव्य को 3 भागों में बांटा गया, ये तो हमने देख लिया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, ठीक है। तो ये वही है,
तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए पढ़ लिए हम लोग। बिहारी रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। आगे है कि इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? तो ये मतीराम आते हैं। बाकी बिहारी जी रीति सिद्ध में, घनानंद और आलम जो है रीति मुक्त काव्य धारा में आते हैं। बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो बिहारी ने नहीं की है। दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्त प्रीति, तो ये जो पंक्ति है बिहारी की है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई में दोहे जो है कितनी है? तो ये 719 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 719 है। टोटल दोहों की संख्या है 719, ठीक है। और 713 पूछी जाती है, पहले 719 पूछी जाती थी, लेकिन अब जो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने जो बिहारी सतसई की जो रचना की है उसमें टोटल उन्होंने 713 दोहे को ही रखा है। तो ये प्रसिद्ध है कि 713 ही होता है, लेकिन यहाँ पे 700 आपका ऑप्शन में नहीं है कोई, तो यहाँ पे 719 है, इसीलिए इसे सही माना गया है। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला को देख लेते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। बिहारी शाहजहाँ के समकालीन थे और राजा जय सिंह के राज कवि थे। बिहारी का जन्म 1595 में लगभग ग्वालियर में हुआ है। वे जाति के माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनका जो बचपन था वो बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुआ इनका, और मृत्यु जो है 1664 ईस्वी में हुई थी इनकी। बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो ये बिहारी सतसई है। बिहारी निम्न में से किस काल के कवि हैं? तो ये जो थे भक्ति काल, रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि बिहारी सतसई किस भाषा के ग्रंथ हैं? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो ये बिहारी हैं, बिहारी सतसई। तो चलिए आज हम लोगों ने रीतिकाल के पूरे रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराओं को एक साथ देखा, और रीतिकाल से महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखा। उनकी प्रवृत्तियों को हमने जाना कि तीनों शाखाओं, तीनों धाराओं में क्या अंतर थे। तीनों धाराओं के प्रमुख कवियों को देखा, उनके ग्रंथ को देखा, उनकी प्रसिद्धि को देखा, उनके राजाश्रय कौन से राजा के आश्रय में रहते थे। तो ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे देखें और अच्छे से देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपको इससे आगामी एग्जाम में आपका हेल्प मिल सके। तो बने रहे मेरे साथ। मैं एक और व्याकरण की सीरीज को शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो क्वेरी था, मैंने पूछा था कि व्याकरण करवाना है या नहीं करवाना है, तो बहुतों ने कहा है कि नहीं होना चाहिए, तो मैं ज़रूर उसे भी लेकर आने वाली हूँ। तो बने रहे मेरे साथ। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लें। और चलिए इसी के साथ आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, और कल हम लोग आधुनिक काल को देखने वाले हैं, और उसके बाद जितने भी विविध विधाएँ हैं उनको भी साथ साथ देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो सीरीज है आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए यहाँ पे वीडियो का समाप्ति करते हैं। थैंक यू सो मच।